मैं हिंदू हूं, मैं जय श्री राम कह सकता हूं। आप कोई मुझे रोक सकता है? मतलब हिंदू जय श्री राम कहे, हिंदू तिलक लगाए, पूरे देश का मीडिया पूछता है ऐसा क्यों? किसान को अगर उसकी जमीन की कीमत 10 लाख रुपया कनाल थी, अब उसको 40 लाख रुपया कनाल मिलेगी। हमको पता है इस चीज का, हमको पता है कई मुद्दों पे यूथ नाराज है, बिल्कुल पता है। स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। डीडीसी इलेक्शंस को लेकर प्रचार प्रसार का जो काम है वो शुरू हो चुका है और हर पार्टी इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो कश्मीर बेस्ड पार्टी हो, जम्मू बेस्ड हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी, और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, छीटाकसी भी चल पड़ी है। और क्या और चीज़ें आने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं डीडीसी इलेक्शंस को, और किस तरीके की बीजेपी को लेकर जो है बीजेपी पार्टी किस तरीके का प्रचार कर रही है, क्या उनके मैनिफेस्टो में है, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है और लोगों को काफ़ी निराशा भी रही है बीजेपी से जिस तरह के डेवलपमेंट की बात की जाए, और यूथ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है बीजेपी से नाराज़ रही है यूथ। इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन श्री अभिनव शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले यही बात मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस वक्त डीडीसी इलेक्शंस लड़ रही है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है ये, तो बीजेपी क्या सामने लेकर आना चाहती है लोगों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, कैटेगरिक है और बड़ा स्पेसिफिक है। सबसे बड़ा हमारा मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, एक नेशनलिस्टिक अप्रोच लेके चलती है। और बाकी जो पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे भी, पीडीपी, एनसी और जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, इनकी एंटी नेशनल अप्रोच है। दे आर वर्चुअली माउथ पीस ऑफ अर्लियर पाकिस्तान एंड नाउ टू सम एक्सटेंट, रादर ग्रेट एक्सटेंट, चाइना एज वेल। आप देखते हैं, आपके सामने होता है, जो बात पाकिस्तान करता है, जो बात चाइना करता है, उसी की रेपिटेशन जो है वो कांग्रेस, पीडीपी और एनसी कर रहे हैं। ये पहला हमारा क्लियर मैनिफेस्टो है। नो कंप्रोमाइज विद नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा है, इलेक्शन का नहीं, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, राइट? ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है, ये हमारा पार्टी का परमानेंट एजेंडा और मैनिफेस्टो है, और इलेक्शन में भी ये रहेगा। दूसरा, डेवलपमेंट की पॉलिसीज जो हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम्स, पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं। आप देखिए, पहले वार विडोज ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन आपको पता है कितनी मिलती थी? 200 रुपये। और वो ग्राम सेवक या पंच सरपंच के बिना नहीं मिलती थी, राइट? अब वो ऑनलाइन डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिट होता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, और कितना होता है? 1000 रुपया। शायद उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हुई है। बिचौलिया खत्म हो गया, पहले 200 में से 50 रुपये बिचौलिया खाता था। देखिए, मेरे लिए, आपके लिए 1000 रुपया शायद कोई अमाउंट ना हो, जिसके पास खाने को निवाला ना हो, उससे पूछिए 1000 रुपया कितना अमाउंट रखता है, कितना रेलिवेंस रखता है। और उसके अलावा फार्मर्स को 500 रुपीज़ पर मंथ उनके अकाउंट में जा रहा है। अब फार्मर को पूछिए कि साल के 6000 रुपये की वैल्यू क्या है। यहाँ अर्बन एरिया में, सिटीज़ में लोग 6000 रुपये का शाम को डिनर कर देते हैं, राइट? उनको पूछिए 6000 रुपये की वैल्यू क्या है। आपके लिए, मेरे लिए पैसा कम होगा, लेकिन उनके लिए कम नहीं है। सर, एक मिनट और। अब फार्मर्स की जो क्रॉप डैमेज हुई, कभी कांग्रेस या एनसी या पीडीपी ने कंपनसेशन दी? बीजेपी ने दी? जितनी दी, क्रॉप जितनी डैमेज हुई, फार्मर के मुताबिक अगर उसका 1000 बनता था तो सरकार ने उसका 500 या 400 दिया, कुछ ना कुछ दिया।
पहले कभी नहीं आया। बॉर्डर विलेजेस में बंकर्स हजारों करोड़ की अमाउंट्स स्पेंड करके बंकर्स बने हैं। पहले लोग शेलिंग में, फायरिंग में मरते थे, अब जानवर भी मरते थे। आपको पता है गांव के एक किसान का अगर जानवर मर जाए उसको रात को नींद नहीं आती, ठीक। उसकी प्रोटेक्शन के लिए बंकर्स बने। और इसके अलावा आप सबको पता है उज्ज्वला योजना, गांव की लेडीज पूरी पूरी उम्र चूल्हे पे बैठी रहती थी। कई गरीब औरतें, माताएं, बहनें जो हैं वो बीमारियों का शिकार हुई। मोदी साहब ने उनको गैस का चूल्हा दिया, शौचालय दिए। सर, अगर इतने सारे अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं फिर भी यहाँ के लोग नाराज़ हैं उनसे। आपने कई बार इंटरव्यू दिया होगा, कुछ और भी आपकी पार्टी का इंटरव्यू देते हैं और कमेंट्स आप भी पढ़ते होंगे कि किस तरह के कमेंट्स वहाँ आते हैं। अगर बीजेपी ने सब कुछ अच्छा किया है जिस तरह से अभी आपने बताया, तो फिर लोग नाराज़ क्यों हैं? और उसके अलावा फिर अगर ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं तो आप अगर अनुराग ठाकुर जी की बात करें, नेशनल लेवल के वो लीडर हैं, शाहनवाज हुसैन जी की बात करें, वो कश्मीर में ये चीज़ें देख रहे हैं, फिर उनको बुलाने की क्या वजह थी यहाँ पर? क्या यहाँ के जो लोकल हैं, जो लोकल लीडर हैं, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट नहीं हासिल किया जा सकता? देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, ये स्टार कैंपेनर्स कोई पहली बार नहीं आ रहे जम्मू कश्मीर में, हर इलेक्शन में आते हैं। पहले नहीं आते थे, हेमा मालिनी आती थी, विनोद खन्ना आते थे, सनी देओल आते थे। हर पार्टी के स्टार कैंपेनर्स होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आते थे, अब नहीं आए, 10 साल पहले भी आते थे। सिर्फ ये बीजेपी क्यों बुला रही है? ना कांग्रेस ने बुलाया है, कांग्रेस का कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डीडीसी के लोकल इलेक्शंस है, इसके लिए। सुनिए, क्यों बुला रहे हैं? कांग्रेस के पास स्टार कैंपेनर्स ही नहीं है। बताइए, कोई एक नाम लीजिए, कोई एक नाम लीजिए स्टार कैंपेनर। होने भी चाहिए ना, लोग उनकी बात भी सुनने वाले होने चाहिए ना। कांग्रेस क्या कहेगी? पाकिस्तान और चाइना की बात करेगी? कौन है उनका स्टार कैंपेनर? क्या कहेंगे? उनके पास मुद्दे क्या है? देखिए, बाकी पार्टियां जो है वो ये कह रही है कि बीजेपी डर चुकी है, बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। वो यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनके नाम पर वोट अब नहीं मिलने वाला है। यहाँ के लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियाँ हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए, यूथ की नौकरियों की बात की जाए, या जो टैक्सेस यहाँ पे बार बार, अगर टोल टैक्स की बात की जाए, या और चीज़ें जो हुई हैं वो बीजेपी के गवर्नमेंट के दौरान ही हुई है। उनकी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी सहूलियत, जैसे आपने बताया, ये तो गिनती में वो ले ही नहीं रहे। लेकिन जो मैंने अभी बात की, ये उन लोगों के बयान है कि इन चीज़ों को बीजेपी ने कभी देखा ही नहीं और सिर्फ लोगों को परेशानी हुई। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यूथ को लेकर ही हुई है। सुनिए, आपने कहा बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। हाँ, ये पार्टियां भी कह रही हैं और लोकल लोग भी कह मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। आम जनता। सुनिए ना बात, मैं जनता पे आ रहा हूं। अब महागठबंधन किसने बनाया? गुपकार अलायंस किसने बनाया? बोलिए, बताइए। कांग्रेस, एनपी, एनसी और पीडीपी ने बनाया। क्यों बनाया? क्यों इकट्ठे हुए? डरे वो हैं या हम डरे हैं? अगर वो डरे नहीं होते तो गुपकार अलायंस क्यों बनता? इसका जवाब है ना। जो कमजोर होते हैं वो डर के इकट्ठे होते हैं, ठीक। बीजेपी डरी नहीं हुई है। लेकिन एक बात कहूं, इलेक्शन में डर होना भी चाहिए। इलेक्शन में डर होना चाहिए, इलेक्शन सीरियसली कंटेस्ट करनी चाहिए, और बीजेपी हर इलेक्शन को सीरियसली कंटेस्ट करती है। इसलिए एक आपको मैसेज जाता है कि ये डरी हुई है। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है वो डरा हुआ नहीं होता। मेहनत करना इंसान का फर्ज है। बाकी जो आपने यूथ की बात की, सुनिए, ऐसा है, जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने यूथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नौकरियों का झांसा देके उनको डेली वेजर, कैजुअल और अड़ाक लगाया। आपको पता है कैजुअल को कितनी तनख्वाह मिलती है? 6,775 रुपये, शायद 225 रुपये पर डे। और वो साल में कितनी बार मिलती है? सिर्फ 2 बार। एक महीना जब दिवाली आती है या ईद आती है। अभी उनकी 5-5, 6-6 साल की सैलरी नहीं मिली है। और 20-20, 22-22 साल से वो लड़के सड़कों पे हैं, रेगुलराइज नहीं हुए। सर, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। वो क्यों रेगुलराइज नहीं हुए आपको पता है? वो इसलिए रेगुलराइज नहीं हुए
क्योंकि उनको विदाउट वैकेंसीज एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के मंत्रियों ने लगा दिया खुश करने के लिए कि आपको नौकरी दे दी है। नौकरी जब मिलती है तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है। पता आपको, कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया। या तो मास्टर रोल पे कैजुअल, नीड बेस्ड, हाँ जो डेली वेजर्स लगे उनको एंगेजमेंट ऑर्डर दे दिया। ठीक, डेली वेजर्स तो रेगुलराइज हो गए। अब 70,000 या 80,000 लोग एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने लगाए, पक्के क्यों नहीं किए उन्होंने 15 साल? मैं आपसे जवाब मांगता हूं, उन्होंने 15 साल या 20 साल उनको परमानेंट क्यों नहीं किया? बीजेपी की सरकार जेएंडके में कितनी देर रही पीडीपी के साथ? 2.5-3 साल। 15 साल या 20 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार पहले रही, उन्होंने उनको 20 साल परमानेंट क्यों नहीं किया? ये धोखा था उनके साथ। विदाउट वैकेंसीज उनको लगा दिया और फिर कहते हैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए नाराजगी है कि बीजेपी से ज्यादा उम्मीदें हैं उनको। उन बच्चों को पता है कि धोखा एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने किया है और बीजेपी से ज्यादा उम्मीदें उनको हैं, इसलिए वो थोड़े से नाराज हैं और बीजेपी उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी। एक मिनट सुनिए, आगे सुनिए, इसी बात आगे सुनिए। उन्हीं उम्मीदों की कड़ी में बीजेपी ने अपने टाइम SRO 520 2017 में बनाया, नीड बेस्ड और कैजुअल वर्कर्स के लिए, कि जिनके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट हम एंगेज करेंगे। उसकी सैलरी होगी 13,000 पर मंथ। जिसके 15 साल उसकी सैलरी 15,000 पर मंथ। जिसके 20 साल हो गए उसकी 18,000। ये उनको एकोमोडेट करने के लिए बीजेपी ने बनाया। एनसी, कांग्रेस ने वो भी नहीं किया। अब जब मेरे को आपसे ज्यादा तवक्को हो तो अपनी तवक्को से थोड़ा कम मिले तो मुझे अफसोस होगा, मुझे गुस्सा भी होगा। गुस्सा करना यूथ का राइट है, काम करना बीजेपी की ड्यूटी है। जो गलतियां, जो पाप एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने किए उसको धोने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और पाप धोने में टाइम लगता है और जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन बीजेपी वो पाप धो के इन बच्चों को परमानेंट करेगी। चलिए सर, ये बात आपने बता दी कि सारा कसूर जो है वो उन पार्टियों का था, बीजेपी का नहीं था। 15-20 साल जो उन्होंने किया वो सब उनका किया हुआ है, बीजेपी का नहीं है। लेकिन लोगों को गुस्सा बीजेपी पर है, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसके बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसके दौरान अगर मैं इस चीज़ को निकाल देता हूँ, कैजुअल लेबर्स को निकाल देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जेके बैंक एस्पिरेंट्स की और बात करते हैं फायर इमरजेंसी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, उनके साथ क्या हुआ। वो तो अभी हुआ है ना, तब आपकी पार्टी थी। और अगर आप कहें कि हम अभी पार्टी में नहीं, अभी गवर्नर रूल है, लेकिन सेंटर में आपकी पार्टी और गवर्नर आप ही की तरफ से आया है। तो इस चीज़ को आप पूछिए, जवाब मत दीजिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जेके बैंक के साथ क्या हुआ और फायर इमरजेंसीज के साथ कहा गया। भाई साहब, राहुल जी, आप सवाल पूछते जाइए, जवाब मेरा यही सवाल है सर। सवाल पूछते जाइए, जवाब मेरे पे छोड़ दीजिए। आप जवाब मेरे मुंह में डालने की कोशिश नहीं करिए। फायर इमरजेंसी, ठीक जी, उसमें यूथ क्या कह रहा है कि सिलेक्शन में फ्रॉड है, ठीक है। बीजेपी ने कब कहा फ्रॉड नहीं है? कभी कहा? मैंने उनका केस हैंडल किया है, मैंने उसमें फ्रॉड एलाइज किया है। और ये देखिए, हर चीज को आप पॉलिटिक्स से मत जोड़ा करिए। सिलेक्शन बीजेपी ने करनी है, ऑफिसर किसी पार्टी के नहीं होते। जो फायर सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, डीजीपी हैं या एडिशनल डीजीपी हैं या आईजीपी हैं या चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो जनता के नौकर, सरकारी मुलाजिम हैं। अगर उन्होंने फ्रॉड किया तो बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सड़कों पे आ सकती है। वो बीजेपी के मुलाजिम नहीं है जिन्होंने फ्रॉड किया। अब ये जो ऑफिसर अगर फ्रॉड करते हैं वो सोसाइटी से आते हैं, मेरे भाई भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं। अगर वो कोई किसी ऑफिस की कुर्सी पे बैठा है, अगर वो करप्शन करता है तो वो सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी में करप्शन है। वही लोग आगे गए हैं, वो ना बीजेपी के हैं। सिलेक्शन बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी यूथ के साथ हो सकती है इस मुद्दे पे। इसको आप बीजेपी से कैसे जोड़ते हैं? वो कोई बीजेपी के प्रधान रविंद्र राणा जी ने सिलेक्शन करनी थी? वो बताइए मुझे आप। वो कोई बीजेपी ने सिलेक्शन करनी थी? ये गवर्नमेंट मुलाजिम, गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर्स ने सिलेक्शन करनी थी। अगर उन्होंने पैसे खाए या धांधली हुई तो बीजेपी उसमें शोर मचा सकती है। क्या आप बीजेपी का कोई लीडर उसको कैंसिल कर सकता है हाथ से? हम लोग इतने इमेच्योर हैं, हमारे जर्नलिस्ट को भी चाहिए कम से कम थोड़ा सा रीजनेबल अप्रोच रखें। हम यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, जम्मू के यूथ। फिर सब सुनिए आगे। देखिए, मैं एक चीज सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो बीजेपी का ही नाम क्यों आता है, यही तो मैं जानना। उसका भी जवाब देता हूं। अब आपने बैंकिंग एसोसिएट की बात की,
बैंकिंग एसोसिएट जो हैं या जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, उनको ये गिला है कि ये प्रोसेस दोबारा क्यों स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ बताऊं? जो पहले चेयरमैन थे परवेज, उन्होंने जम्मू के ज़्यादा मेरिट वाले बच्चों को स्क्रीनिंग से बाहर कर दिया था। क्यों किया था? वो कहते थे मैंने हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे लेने हैं। कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के नंबर कम थे, वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ रहे थे। ठीक, और साथ में उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया था, एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं दी थी। बताइए एससी कहाँ ज़्यादा, जम्मू में है या कश्मीर में है? जम्मू की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दी थी, इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारी इलीगलिटीज देखी और प्रोसेस रिस्टार्ट किया। अब बीजेपी जो है वो एक गलत काम को सही ठहराएगी? कैसे ठहरा सकती है? कानून की इज्जत करनी पड़ती है। और जो आप ये कह रहे हैं ना कमेंट्स, जब मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं कमेंट से बात नहीं करता, मैं सच्चाई पे बोलता हूं, कमेंट्स जो मर्जी आए। लेकिन कमेंट्स तो आम जनता के ही होते हैं ना सर। आम जनता को समझाना मेरा फर्ज है। आम जनता से पॉजिटिव कमेंट लेके उसको मिसलीड करना मेरा फर्ज नहीं है। लेकिन आपने एक चीज और कही, आपने मीडिया पे भी बात कही कि मीडिया भी मिसलीड करता है। आपको कहाँ लगता है कि मिसलीड मीडिया कर रहा है? मीडिया पर्सनल पढ़े लिखे होते हैं। आपने कभी ये स्टडी किया कि वो 20 साल जो कैजुअल और अडाक और डेली वेजर रेगुलराइज क्यों नहीं हुए? आपने कभी कांग्रेस एनसी पीडीपी के किसी लीडर से पूछा कि आपने इनको अगर नौकरी दी थी पक्का क्यों नहीं किया? कभी पूछा? इंटरव्यू लिया उनका? लीजिए इंटरव्यू। देखिए सर, जब मौजूदा जो सरकार होगी बात तो उसी पे होगी ना। ऐसा करिए ना, मेरी बात सुनिए। आप एनसी, कांग्रेस और पीडीपी उनके भी लीडर्स ले आइए, मेरे साथ बिठाइए, फिर आपको पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। बाकी आपने कहा जनता बीजेपी पे आक्रोश क्यों निकाल रही है? क्योंकि जनता को बीजेपी से ही ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए ज्यादा आक्रोश निकाल रही है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस से कोई उम्मीदें नहीं है। जिससे उम्मीद होती है गुस्सा भी उसी पे होता है। और ठीक, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये गुस्सा करना इनका अधिकार है, काम करना हमारा फर्ज है, लेकिन उनको समझाना भी हमारा फर्ज है। मैं जम्मू की जनता को ये कह रहा हूं बार बार हाथ जोड़ के, यूटी बढ़ना बड़ा जरूरी था हमारे लिए, बड़ा जरूरी था। आतंकवाद को खत्म करना, करप्शन को खत्म करना और डेवलपमेंट। हाँ, इनिशियल जर्क्स लगेंगे, थोड़ी देर परेशानी होगी, क्योंकि 70 साल से दीमक लगी थी। ठीक, उसको हटाने में टाइम लगेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगले आने वाला टाइम वो यूथ का है। अब नौकरियां जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से नहीं बटेंगी, मेरिट पे मिलेंगी। इंटरव्यू खत्म हुए, पता आपको इंटरव्यू में कितनी सिफारिश चलती थी? गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी, जिसकी सिफारिश होती थी, जब जो पैसा खर्च कर सकता था वो इंटरव्यू में पैसा खर्च करता था। हमने इंटरव्यू खत्म किए, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये आपका फर्ज बनता है जनता को एजुकेट करना। प्लीज इस पे भी काम करिए। सर, जो आप अचीवमेंट्स की बात करते हैं, हम तो टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि बीजेपी के दौरान क्या हुआ। अभी कल चौधरी लाल सिंह जी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी बातों से ही वो मुझे याद आ गया। उन्होंने क्या बातें कही, उसकी एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने बोला है कि जब से स्टेट को यूटी बनाया गया है तो यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो नाम लेकर बनाया गया था। दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे मेन कही डोमिसाइल को लेकर, कि डोमिसाइल आखिर बनाए क्यों गए, जॉब को लेकर बनाए गए या लैंड को लेकर बनाए गए। पहले कहा गया था कि लैंड भी इससे सिक्योर रहेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर लैंड ले सकता है। दूसरा कहा गया कि जॉब को लेकर है तो 60 साल के व्यक्ति की जो डोमिसाइल है वो क्यों बनाया गया? जब कोरोना इतना ज़्यादा था तब लोगों की भीड़ लग रही थी। आखिर दिखाना क्या चाहती थी बीजेपी? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, ये उन्होंने कहा। देखिए, मैं भी उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूं, ठीक है जी। एक होता है जगलरी ऑफ वर्ड से लोगों को खुश करना, एक होता है कुछ पढ़ के बोलना। जी। बड़ा फर्क होता है। ठीक, आजकल पोर्टल का जमाना है, हर इंसान कहता है कि मेरे हक में नीचे कमेंट्स आए, चाहे वो झूठ बोल के आए। मैं वो काम करने वाला नहीं हूं। लाल सिंह जी जो कह रहे हैं कि डोमिसाइल जो ज़मीनों के लिए बना वो नहीं बना, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए बना है, राइट। और जो ज़मीनों की बात है, कोई ज़मीनें बिकने वाली नहीं, राइट। जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन है उसमें भी रूल्स बनने हैं, और जो ज़मीनें एग्रीकल्चरिस्ट की बिकेंगी या फार्मर्स की बिकेंगी, वो सिर्फ उसी काम के लिए बिकेंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, राइट।
एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ही लगेगी वहां पे। और जिसकी जमीन जाएगी 370 टूटने के बाद, ये मेरा फर्ज बनता है पब्लिक को एजुकेट करना, 370 टूटने के बाद उसको जमीन की 4 गुना कीमत मिलेगी। किसान को अगर उसकी जमीन की कीमत 10 लाख रुपया कनाल थी, अब उसको 40 लाख रुपया कनाल मिलेगी, क्योंकि नया कानून यहां पर लागू हो गया है। मेरी हाथ जोड़ के आपको भी विनती है, लोगों को समझाइए ऐसा। हमारे जम्मू के लोग थोड़े इमेच्योर हैं, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, उनकी नादानगी उनको समझा रहा हूं। हम पढ़ते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। कश्मीर वाला स्टडी पहले करता है, बोलता बाद में, ठीक, इसलिए वो हमसे आगे निकलता है। और मैं अपने लीडर्स को भी कहूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, कल आपने देखा होगा, कल एक खबर आई है कि चन्नैनी से जो फॉर्मर एमएलए हैं आपके, दीनानाथ भगत जी उनका नाम है, उन्होंने भी रिज़ाइन कर लिया है पार्टी से और वो अलग होकर अब इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे ही कुछ और जगहों पे बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता थे या लीडर थे वो नाराज़ है, अलग हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? पार्टी के अपने लोग ही बीजेपी को छोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, बीजेपी जो है वो ओपोजिशन से नहीं डरती, ठीक है, बीजेपी ओपोजिशन से नहीं डरती। जब परिवार बड़ा हो तो डिफरेंसेस होते हैं। जिस परिवार की गिनती ही 2 हो उसमें डिफरेंसेस क्या होंगे? हमारा परिवार बड़ा है, बड़े परिवार को तबक्को होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर किसी को मैंडेट दिलाना चाहते हो, आप हाई कमांड के पास अपनी बात रख सकते हो। फर्ज करो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 क्लेमेंट्स हैं, 5 के जो प्रमोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन टिकट तो एक को मिलती है ना, एक को मिलती है, ठीक। जब फैसला हो गया वो सुप्रीम सर्वोपरि, उसके बाद पार्टी सुप्रीम, आप पीछे। पार्टी के फैसले को आप वायलेट करोगे या तो आप खुद रिजाइन दे दो, नहीं तो पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है, ठीक। ये बड़ी पार्टीज में होता है। बीजेपी, अब आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये एक ह्यूमन अप्रोच है, ठीक। हम अगर 2 भाई हैं आपस में और मेरे पिताजी कुछ मेरे हक में करते हैं, या तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि पिताजी की बात माने, पिताजी का फैसला ठीक होगा। अगर आप पिताजी की बात नहीं माने तो आपको थोड़ा सा रोष होगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि पिताजी की बात माननी है या अपना रोष दिखाना है। ठीक है सर, ये बात का तो आपने जवाब दे दिया। इससे पहले आपने एक बात कही कि हमारे लीडर हैं उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचती है, उसी का रिएक्शन हमें वापस मिलता है। आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी की बात करते हैं। ये अब सब जानते हैं कि वो किस तरह से बातें करते हैं। पहली बात तो वो जय श्री राम या फिर तिलक को लेकर, मैं उस बात पर नहीं जाता हूँ, लेकिन वो जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों पर बड़ा नेगेटिव इमेज बीजेपी का जाता है। एक तो वो पार्टी प्रेसिडेंट है, और पार्टी के प्रेसिडेंट अगर ऐसी बातें करते हैं तो एक तो मजाक बनता है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके मजाक भी लेते हैं, और उससे इमेज भी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने पूरे भारत में कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी का मजाक बनेगा ही बनेगा ना, और वो बनता जा रहा है। देखिए, ये आपकी अपनी परसेप्शन है। जय श्री राम कहना कोई गुनाह है? मैंने कहा मैं इस पे नहीं बात करूंगा, ना मैं तिलक पे बात कर रहा हूँ, ना श्री राम पे, मैं उनकी बातों पे। मैं वहां भी आऊंगा। हाँ। मैं हिंदू हूं, मैं जय श्री राम कह सकता हूं, आप कोई मुझे रोक सकता है? ठीक, मैं हिंदू हूं, मैं तिलक लगाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक मुस्लिम है, वो टोपी पहनता है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब हिंदू जय श्री राम कहे, हिंदू तिलक लगाए, पूरे देश का मीडिया पूछता है ऐसा क्यों? ठीक, मुस्लिम टोपी लगाए, कोई नहीं पूछता। मुस्लिम का धर्म है, उसकी पहचान है, टोपी लगाता है नमाज पढ़ने के समय, वैसे भी लगा सकता है। कभी आपने सुना हमने कहा कभी वो टोपी क्यों लगाते हैं? कभी सुना हमारे मुंह से? कभी बीजेपी के किसी लीडर ने कहा कि मुस्लिम टोपी क्यों लगाता है? उसका धर्म है, उसको इजाजत देता है, उसको लगानी चाहिए। मेरा धर्म है हिंदू, मुझे जय श्री राम कहना चाहिए।
मेरा धर्म है हिंदू, मुझे तिलक लगाना चाहिए। मेरे दादा परदादा बोधी रखते थे, तिलक लगाते थे, ठीक, इसमें क्या बुराई है? लेकिन सर मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि जो वो लेकर आते हैं बातें, हर बार उनका जब भी इंटरव्यू होता है कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। कभी कह देते हैं, मैं डोगरी में बोलता हूं कि गंडासा चलाई उड़ना, कुट्टी उड़ना, डंडे चलने, इस तरीके की वो बातें करते हैं। ये किस तरीके की बात है कि एक पार्टी अध्यक्ष दूसरे अपोजिशन के एक लीडर को या किसी को इस तरह के वक्तव्य से, इन बातों से वो बताता है उनको? बिल्कुल करते हैं वो बात, आपकी बात सही है, बिल्कुल करते हैं, मैंने खुद सुना है। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन किसके लिए करते हैं? ओपोजिशन के लीडर्स के लिए नहीं करते राहुल जी। वो उन कश्मीर के लीडर्स के लिए कहते हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, उनके लिए कहते हैं वो। देखिए, हर स्टेटमेंट के पीछे कंटेक्स्ट होता है, हम उसको क्यों भूल जाएं? कभी रविंदर रैना जी ने ये कहा कि हम मदन लाल शर्मा जी को ऐसा करेंगे, कभी रविंदर रैना जी ने ये कहा कि हम फॉर दैट मैटर जम्मू का कोई कांग्रेस का लीडर हो जिसने पाकिस्तान की बात नहीं की हो, कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मुफ्तीज के लिए, उन्होंने कहा अब्दुल्लाज के लिए, जो गुपकार अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। देख लीजिए इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो इंटरव्यू की शुरुआत ही अब्दुल्लाज और मुफ्ती से शुरू हुई थी और गुपकार अलायंस से शुरू हुई थी। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने जय श्री राम या तिलक की बात की होगी या गंडासे की बात की होगी। चलिए सर, ये पूरी बात आपने पूरी बेबाकी से बता दी। आखिरी में आप ही की तरफ से कहूँगा, आपने कहा बीजेपी पार्टी डरी नहीं है, वो खुल के अपना प्रचार करेगी और लड़ेगी। आपको लगता है कि, क्योंकि आप तो कहेंगे कि बीजेपी जीतेगी जीतेगी, मैं फिर से यही सवाल करूँगा, बीजेपी इन चुनावों में जीत पाएगी? यही मैं सवाल आपसे पूछूँ। आपने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के आगे कोई नहीं टिक पा रहा, लेकिन वो मोदी जी का चेहरा है सर। वहाँ पर मोदी जी के चेहरे पर और यहाँ के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर भी अगर मोदी जी का चेहरा लेकर आएंगे तो वो तो गुमराह करने वाली बात हुई, क्योंकि लोकल लेवल पे जो लोगों का कहना है कि यहाँ के लीडर काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है। एज ए मीडिया हमारा काम होता है आपकी बात उन तक पहुंचाना, उनकी बात आप तक पहुंचाना, हमारा सिर्फ रोल यही रहता है। मैं उनकी बात ही आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भली भांति इससे परिचित भी होंगे। उनका यही कहना है कि हर बार मोदी जी का नाम लेकर आते हैं, मोदी जी का चेहरा लेकर आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लीडर हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और हर बार उन्हीं मोदी जी के नाम पर ही वो वोट लेकर चले जाते हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा, बीजेपी के लीडर से उम्मीदें ज़्यादा हैं। बीजेपी के लीडर्स से बाकी लीडर्स के कंपैरिजन में उम्मीदें ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा उम्मीदें लगती हैं तो बातें खिलाफ होती हैं। हमको पता है इस चीज़ का, हमको पता है कई मुद्दों पे यूथ नाराज़ है, बिल्कुल पता है, लेकिन यूथ को मैं समझा रहा हूं कि जो बीजेपी आपके लिए कर सकती है कोई और नहीं करने वाला आपके लिए जम्मू में। और ये मैं आपको कह दूं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी और मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी जीतेगी और पूरे ज़ोर शोर से जीतेगी। अब देखते हैं आने वाला समय कैसा रहता है। प्रचार भी चल रहा है, प्रसार भी चल रहा है, और बीजेपी से जो नाराज़गी है लोगों की, और क्या उस पर बीजेपी खरी उतरती है, क्या जिस तरह से इन्होंने कहा कि बीजेपी डरी नहीं है, वो अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रही है। और इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा डरना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है। अगर हम काम नहीं करेंगे, लोगों के सामने नहीं जाएंगे, तो किस तरह से हमें लोग वोट देंगे। देखते हैं अभी क्या रहता है। पूरे चुनाव का सिलसिला भी जारी है और आने वाले समय पता चल ही जाएगा कैसा रहता है डीडीसी इलेक्शंस का हाल। दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।